तो स्वागत है आप लोग का हिंद एसएसआई में। हम आशा करते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और जो लोग भी अभी तक तैयारी में नहीं भिड़े हैं आप तैयारी में भिड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम 75 डे का सेशन लेके आए हैं। ये सेशन का आज दूसरा दिन है। कौन सा दिन है? दूसरा दिन है, जिसमें कि हम आपके लिए हिंदी का बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन 15 को लेकर आए हैं। इसमें वही क्वेश्चन है जो कि आपका एग्जाम में आने की संभावना है और पीछे कई वर्षों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे और क्यों मानते थे? क्या क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे और क्यों मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे। किसे मानते थे अपना जज? अपनी अम्मा को मानते थे। ठीक है, अम्मा को वो इसलिए मानते थे जज क्योंकि जब बिरजू महाराज अपना नृत्य का प्रैक्टिस करते थे तो अम्मा देखती थी और बिरजू महाराज अम्मा से पूछते थे और अम्मा जो है उसके पिताजी से तुलना कर बताते थे और बिरजू महाराज उस तरह से प्रैक्टिस करते हुए अपने डांस में यानी नृत्य में निखार करने का प्रयास करते थे। इसलिए बिरजू महाराज अपने अम्मा को जज मानते थे। देखिए, समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपना अम्मा को मानते थे। किसे मानते थे? अम्मा को। क्योंकि जब वे नाचा करते थे अम्मा देखती थी, तब वे अम्मा से अपनी कमी या अच्छाई के बारे में पूछा करते थे। बिरजू महाराज बाबूजी की तुलना करके नृत्य में निखार लाने का काम किया है। यही इसका आंसर है। क्या क्वेश्चन है? फिर समझिए, क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो किसे मानते थे जज? जज ये अम्मा को मानते थे। किसे मानते थे? अम्मा को। क्यों मानते थे? क्योंकि बिरजू महाराज जब नाचते थे तो अम्मा जी से अपने कमी और अच्छाई के बारे में पूछते थे और अम्मा जी इसको बताते थे और बिरजू महाराज क्या किया? अपने पिताजी के नृत्य से तुलना करके अपने में निखार लाने का प्रयास किया। यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। सॉरी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का मछली चैप्टर से। कौन चैप्टर से? मछली चैप्टर से। जिसके लेखक कौन है आप लोग बताइए? जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है संतु मछली लेकर क्यों भागा? क्या क्वेश्चन है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो संतु जो मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि वो उसे कुआं में डालने के लिए भागा था। किस लिए लेकर भागा था? कुआं में डालने के लिए, ताकि कुआं में मछली को डाल दिया तो मछली क्या हो? जिंदा हो जाए। और मछली जब बड़ा होगा तो संतु जब मन चाहे क्या करेगा? मछली को कुआं से निकाल कर खेल लेगा और फिर मछली को कुआं में डाल देगा। इसलिए भागा था। क्यों भागा था? लेकर कुआं में डालने के लिए, ताकि मछली क्या हो? जिंदा हो जाए और बड़ा हो जाए। और संतु का जब भी मन करेगा उस मछली को कुआं से निकाल लेगा और खेल लेगा, फिर वापस मछली को कुआं में डाल देगा। इसलिए लेकर भागा था। आइए देखते हैं। संतु मछली लेकर कुआं में डालने के लिए भागा ताकि मछली जिंदा हो सके और बड़ी हो जाए। इसमें आप आगे ये भी लिख सकते हैं, और जब मन करेगा मछली को कुआं से निकालकर उसके साथ खेलकर फिर उसे कुआं में डाल देगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो किस लिए लेकर भागा था? कुआं में डालने के लिए। और वो कुआं में डाल क्या करता? मछली बड़ी हो जाती, जिंदा हो जाती, और जब मन संतुष्ट करेगा उससे निकाल कर वो खेल लेता और उसको फिर से कुआं में डाल देता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन थर्ड नंबर। तीसरा क्वेश्चन क्या है
गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? देखिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग क्या होना चाहिए? देखिए गांधी जी के अनुसार, गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा का जरूरी अंग ये होना चाहिए कि बालक को जब हम लोग शिक्षा आरंभ करवाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो उसको सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि वो अपने जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, यानी कि अगर कोई उससे घृणा करे तो वो प्रेम से उसको खत्म करने का प्रयास करे। और अगर अगर कोई व्यक्ति सत्य है और असत्य है, उसको सत्य से खत्म करने का प्रयास करे। और कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो उसके साथ अहिंसा से पेश आना चाहिए। यही है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग। यानी कि कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि जीवन संग्राम में बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, और अहिंसा या कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। यानी कि गांधी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपसे हिंसा कर रहा है तो आप उसके साथ अहिंसा से पेश आइए। अगर वो व्यक्ति असत्य के रास्ते पर है तो आप उसके साथ सत्य से पेश आइए। अगर कोई व्यक्ति आपसे घृणा कर रहे हैं तो आप उसके साथ प्रेम से पेश आइए। यानी कि प्रेम से हम लोग घृणा को खत्म कर सकते हैं, सत्य से असत्य को खत्म कर सकते हैं, और अहिंसा से हिंसा को खत्म कर सकते हैं। यही गांधी जी बताएं कि यह शिक्षा का जरूरी अंग है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्या क्वेश्चन है? मंगू को उसकी मां अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी? क्या क्वेश्चन है? मंगू को उसकी मां अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती क्यों नहीं करवाना चाहती थी? देखिए मंगू जो थी एक पागल और गूंगी लड़की थी, जो कि जन्म से ही पागल थी और गूंगी थी। मंगू क्या थी? जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। क्या थी? देखिए मंगू जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। वह मतलब पागल होने की वजह से मंगू जो है अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पाती थी। उसका जो भी काम होता सारा काम कौन उसकी माँ करती थी। कौन करती थी? उसकी माँ। इसलिए उसकी जो माँ थी सोचती थी अगर मंगू को हम अस्पताल में भर्ती कर दे तो मंगू का वहां ध्यान कौन रखेगा? जैसा हम ध्यान रखते हैं कि माँ ध्यान रखती है, उस तरह अस्पताल में कौन ध्यान रखेगा? इसलिए जो मंगू की माँ थी अस्पताल में उसको भर्ती करना नहीं चाहती थी। क्या बोले? मंगू क्या थी? जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। क्या थी? जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। यानी कि मंगू कोई भी काम अपना खुद से नहीं करती थी। उसकी सारी काम कौन करे? उसकी माँ करती थी। और माँ उसकी माँ सोचती थी जैसा हम इसका देखभाल करते हैं अस्पताल में उस तरह का इसका देखभाल कौन करेगा। इसलिए मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती थी। और ये जो मंगू की माँ थी अस्पताल को गौशाला बोलती थी। क्या बोलती थी? गौशाला। यानी गौशाला की उपमा देती थी। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। आइए बार देखते हैं क्या है। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि मंगू जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। जन्म से क्या थी? मंगू पागल और गूंगी लड़की है। वह अपना कोई भी काम खुद से नहीं करती है, जिसके कारण माँ ही उसकी देखभाल करती है। माँ का मानना है कि जिस तरह मैं मंगू का देखभाल करती हूँ वैसा देखभाल अस्पताल में नहीं होता है। इसलिए मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती करना नहीं चाहती है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, क्या क्वेश्चन है? हमारे नींद कविता किस प्रकार के जीवन का चित्रण करती है? यानी कि हमारी नींद जो कविता है उसमें किस प्रकार का जीवन का चित्रण किया गया है? देखिए ये जो हमारी नींद कविता है इसके कवि हैं वीरेन डंगवाल। कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। इसके कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। देखिए वीरेन डंगवाल जी जो है ये हमारी नींद कविता में ये ऐसा मतलब ये बताए हैं कि हम लोग जो सोते हैं यानी कि नींद में होते हैं तो नींद के दौरान क्या होता है? कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं। क्या बताए हैं? कि कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पौधा बढ़ जाता है। सूत मतलब थोड़ा सा, कुछ सूत क्या होता है? पौधा बढ़ जाते हैं। और क्या होता है? जो अंकुर होता है वो अपना कोमल सिंगों से धरती को धकेलना शुरू करता है, यानी कि बाहर आने का प्रयास करने लगते हैं। और क्या बोलता है कि कई मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, कई शिशु जन्म लेते हैं, कई मारे भी जाते हैं। यानी सोचिए
हम लोग सोते हैं तो इतना सब चीज हो जाता है। यानी कि हम लोग जब नींद लेते हैं, रात में सोते हैं तो क्या होता है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, कुछ इंच पौधा बढ़ जाता है, कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पौधा बढ़ जाता है। अंकुर, अंकुर समझते हैं ना, बीज जिसमें हम लोग खेत में लगाते हैं, उसमें क्या होता है, कोमल कोमल सिंग निकलता है थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या करता है, जमीन के अंदर से फाड़ कर निकल जाता है। और क्या होता है, कई शिशु जन्म लेते हैं, कई मारे भी जाते हैं। कैसे मारे जाए, कोई प्राकृतिक से मरता है, कोई प्राकृतिक वजह से, कोई दंगा आगजनी ये सब में मरता है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। समकालीन कवि, यह भी याद है, क्वेश्चन आता है कि बीरेन डंगवाल किस प्रकार के कवि हैं या फिर कैसा कवि है, तो कैसा कवि है, समकालीन कवि है। समकालीन कवि बीरेन डंगवाल हमारी नींद कविता में नींद के दौरान, सोचिए हम लोग नींद सोते हैं तो ये सब हो जाता है, नींद के दौरान बताए हैं कि कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं, कुछ इंच पेड़ बढ़ जाते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कुछ इंच बढ़ जाते हैं, तो कुछ इंच क्या बढ़ता है, पेड़। कुछ सूत पौधे, कुछ सूत क्या बढ़ते हैं, पौधे। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंघों से ढकेलना शुरू करते हैं। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है, किसका, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। कई शिशु पैदा होते हैं, कई मारे जाते हैं। इसी प्रकार जीवन का चित्रण करती है। सोचिए हम लोग सोते हैं तो इतना हो जाता है, क्या होता है, कुछ इंच पेड़ बढ़ जाता है। याद रखिए एग्जाम में सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि कुछ इंच क्या बढ़ते हैं, तो पेड़ बढ़ जाते हैं। कुछ सूत क्या बढ़ते हैं, तो पौधा बढ़ते हैं। किसका जीवन, नींद के दौरान किसका जीवन पूरा होता है, तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा होता है। ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। क्या क्वेश्चन है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। देखिए सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका अक्षर ज्ञान कविता से, किससे है, अक्षर ज्ञान कविता से। याद रखिए किस कविता से, अक्षर ज्ञान कविता से। और इसके जो कवित्री है, यानी कि एक महिला इसको लिखी है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, कवित्री। इसके जो कवित्री है अनामिका। कवित्री कौन है, अनामिका। कौन है कवित्री, अनामिका। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन है कवित्री, अनामिका। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। देखिए इसमें क्या होता है कि जब एक माँ अपने बालक को अक्षर ज्ञान कराना प्रारंभ करती है, बोलने का अर्थ है कि जब बेटा को को खो गो घो अंगो सिखाती है, तो जो बालक होता है क्या करता है, को खो गो घो लिखने में बड़ा कठिनाई महसूस करता है, किसी ना किसी तरह उसको लिख लेता है। जब वो पांचवा अक्षर अंगो लिखना शुरू करता है, अंगो जिसके आप लोग आरोह भी बोलते हैं, ये जब अंगो लिखना शुरू करता है तो क्या होता है, बालक एकदम से ठहर जाता है, यानी कि ये अक्षर वो लिख ही नहीं पाता, उसको समझ ही नहीं आता है। तो जब वो नहीं लिख पाता, क्या होता है, पहली बार वो अपने जीवन में असफल हो जाता है। तो जब वो पहली बार अपने जीवन में असफल होता है, तब क्या होता है, उसके आंखों से आंसू गिर जाते हैं। फिर समझिए कि जब माँ अपने बेटे को खो लिखवाती है, तो क्या होता है, बेटा को भी आराम से लिख लेता है, खो भी लिख लेता है, गो भी लिख लेता है, घो भी लिख लेता है। जब ये सब लिखने में क्या होता है, उसको बड़ी कठिनाई होता है। जब वो पांचवा अक्षर अंगो लिखने आता है तो वो एकदम ठहर सा जाता है, उसको समझ ही नहीं आता ये क्या है। तो पहली बार वो सफल हो जाता है अपने जीवन में, तो पहली बार वो सफल होने पर क्या होता है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और आप लोग को बता दें इस चैप्टर में, चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाएंगे इसके बारे में, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सारा डिफाइन करेंगे तो बहुत ही ज्यादा वीडियो हो जाए, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। क्या क्वेश्चन है, बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। ये जो पापत्ती थी, ये तमिलनाडु शहर में रहती थी। कहाँ रहती थी, सॉरी तमिलनाडु में रहती थी, तमिलनाडु की थी। वो क्या थे, गांव में रहती थी। तो सबसे पहले ये पापत्ती है, इसकी माँ का नाम था वल्ली अम्माल। माँ का नाम क्या था, वल्ली अम्माल। पापत्ती का माँ का नाम वल्ली अम्माल। क्या नाम था, वल्ली अम्बाल। क्वेश्चन क्या है कि बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। ठीक है, हम आपको बता दें, ये जो पापत्ती है, पापत्ती को मेनिनजाइटिस रोग था। कौन सा रोग, मेनिनजाइटिस। कौन सा रोग था, मेनिनजाइटिस रोग था, याद रखिएगा। पापत्ती को कौन सा रोग था, मेनिनजाइटिस रोग था।
देखिए जो पापत्तिक मेनिंजाइटिस रोग होने की वजह से उसकी मौत क्या होता है, उसको तमिलनाडु के मदुरई शहर में दिखाने के लिए लाई थी। अस्पताल मदुरई शहर के में एक अस्पताल था, वहां पे दिखाने के लिए लाई थी। तो डॉक्टर जो है पापत्ती के मां से यानी कि वल्ली अम्माल से पूछ रहा था पापत्ती के बारे में। इसलिए पूछ रहा था क्योंकि डॉक्टर को उस रोग का भी इलाज करना था और डॉक्टर के साथ कुछ छात्र भी थे, उस छात्र को भी इस रोग के बारे में बताना था, इसलिए पूछताछ कर रहे थे। आइए देखते हैं। पापत्ती वल्ली अम्माल की बेटी है, तो पापत्ती का मां का नाम वल्ली अम्माल, जो तमिलनाडु के गांव से मदुरई शहर अस्पताल में लाई गई है। कहां आई है? तमिलनाडु के गांव से मदुरई शहर अस्पताल में लाई गई है। क्यों लाई गई है? क्योंकि उसको मेनिंजाइटिस रोग है, इस रोग का उपचार के लिए। पापत्ती बहुत ही भयंकर रोग मेनिंजाइटिस से पीड़ित है। किससे पीड़ित है? मेनिंजाइटिस से। बड़े डॉक्टर अपने छात्रों के साथ यानी कि वहां का जो भी डॉक्टर थे अपने छात्रों के साथ वल्ली अम्माल से बेटी के बीमारी के बारे में पूछताछ कर रहे थे, ताकि अपने छात्रों को बीमारी के बारे में पढ़ा सके। याद रहेगा क्वेश्चन क्या है कि बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? तो बड़े डॉक्टर पापत्ती के बारे में उसकी मां से यह इसलिए पूछताछ कर रहे थे क्योंकि बड़े डॉक्टर कुछ छात्रों के साथ थे और पापत्ती से इसलिए पूछ रहे कि पापत्ती को बड़े मतलब बहुत ही खतरनाक रोग जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजाइटिस, ये रोग था और उस रोग के बारे में बड़े डॉक्टर अपने छात्रों को भी बताना चाहते थे, इसलिए पूछताछ कर रहे थे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है? क्या क्वेश्चन है? सीता को अपने घर में घुटन क्यों महसूस होती है? ठीक है, सीता जो एक विधवा औरत थी, यानी कि 3 बेटों की एक माँ विधवा माँ थी। सीता को 3 बेटे थे और वो कहते विधवा थी। वही बोला सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है। उसके 3 बेटे माँ को खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। उसकी बहुएं भी आपस में झगड़ती रहती है, इसलिए उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होती है। कहने का अर्थ है कि सीता जो एक विधवा औरत है उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, तीनों बेटे यानी कि सीता को खाना खिलाने के लिए तीनों बेटे आपस में लड़ते रहते हैं और उसके तीनों बहुएं भी आपस में लड़ते रहती है। यानी कि शुरू में बोला कि 1 महीना इसके तरफ खाएगा, 1 महीना उसके तरफ, 1 महीना उसके तरफ। बाद में ये लोग क्या किए कि सीता को 50-50 रुपया देने लगे, इसलिए सीता को घर में घुटन बोलने मतलब कि बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगा इस सब बातों से कि उसको एक टाइम का खाना देने के लिए आपस में तीनों बेटे लड़ रहे हैं, तीनों बहुएं लड़ रहे हैं, इसलिए सीता को अपने घर में घुटन महसूस होने लगी और वो घर छोड़कर चली गई थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये व्याख्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ बताने वाले हैं। कभी भी आप लोग को हिंदी के एग्जाम में व्याख्या पूछे, आपके एग्जाम में व्याख्या अगर पूछा जाए मतलब हर बार एक क्वेश्चन व्याख्या से रहता ही है। तो व्याख्या में सबसे पहले आप लोग को इतना दूर तक यानी कि ये जो डायलॉग लिखे हम कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 की काव्यखंड, यानी काव्यखंड इसलिए क्यों, देखिए ये जो है स्वर्ण से पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सरदेंदु हासनी। आप लोग ही पता ये कविता से है, किससे है? कविता से, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे? काव्यखंड लिखे। अगर ये कहानी से रहता तो लिखते गद्य खंड। क्या लिखते? गद्य खंड। और ये आप लोग को पता होना चाहिए ये जो मतलब कि ये जो पंक्ति है किस चैप्टर से है? हमारे काव्य खंड के भारत माता कविता से है। किससे है? भारत माता कविता से, जिसके लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। तो आप लोग को सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी कविता का आप लोग पढ़ते हैं तो उस कविता में जो भी लाइनें दिया हुआ है थोड़ा ध्यान से उसको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कविता से कोई पंक्ति उठाकर व्याख्या पूछा तो आपको उसमें लिखने में थोड़ा कठिनाई मतलब महसूस ना हो, इसलिए आप लोग को ध्यान से याद रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसे पढ़े, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या करें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? व्याख्या करें। तभी हम लोग पढ़े स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित राहु ग्रसित सरदेंदु हासनी। तो अभी जैसे हमको पता चल गया कि ये काव्यखंड से है तो हमने लिख दिया इसमें कि ये काव्यखंड शीर्षक लिया गया है और ये किससे? भारत माता कविता से, ये भी लिख दिया। और भारत माता कविता कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। आइए हम लोग देखते हैं
क्या क्वेश्चन है? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, आपका बुक का नाम है गोधूली भाग 2, गोधूली भाग 2 के काव्य खंड शीर्षक भारत माता कविता, शीर्षक क्या है? भारत माता कविता से लिया गया है, जिसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जिन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से भारत माता के विविधता को बताया। यानी कि भारत माता, इसमें देखिए विवश दिख रहा है कि सोना जैसा फसल है उसका संपत्ति, वो क्या है? पदतल लुंठित, यानी कि पैरों के तले कुचला जा रहा है। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यानी कि भारत माता और जो भारत में रहने वाले लोग हैं उसका क्या है? धरती जैसा मन है। धरती पर आप लोग देखते हैं, धरती पर क्या है? बहुत सारा चीजें, धरती पे इतना अत्याचार है, फिर भी धरती हम लोग को एक बार भी कुछ नहीं कहता है। यानी कि धरती जैसा मन होते हुए क्या है? मन कुंठित हो रहा है, उदास हो रहा है। क्रंदन यानी कि रो रहा है, कंपित, कांप रहा है, फिर भी क्या है? अधर मौन स्मित, यानी कि चुप है, चुप है। यानी कि इतना अत्याचार हो रहा है, धरती जैसा मन रहते हुए भी क्या है? भारत माता उदास है, क्रंदन कर रही है, फिर भी चुप है। क्या बोले? राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी, यानी कि जो हमेशा शांत रहती है, जो चंद्रमा की तरह जिस पर मुख पर चमक है, वो उसको क्या प्रतीत हो रहा है? राहु ग्रसित हो चुका है, यानी कि गुलामी की जंजीर में जकड़ी जा रही है। किसमें? गुलामी के जंजीर में जकड़ी जा रही है। यानी कि आप लोग को हम बताते हैं कि किसी भी पंक्ति का या फिर कोई कहानी से आप लोग कोई पंक्ति उठाकर दे दिया जाए, इसकी आप व्याख्या करें, तो आप लोग को सबसे पहले ये लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, अगर काव्य खंड है तो यहाँ पे काव्य खंड दीजिए, अगर गद्य खंड है तो यहाँ पे गद्य खंड दीजिए, फिर शीर्षक, उसके बाद ये पंक्ति जो जिस भी शीर्षक हो, ये पंक्ति क्या है? भारत माता शीर्षक है, हम यहाँ पे कह दिए भारत माता कविता से लिया गया है। इसके कवि, अगर गद्य खंड है तो यहाँ लिखेंगे इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी, इसके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से, इसमें क्या बताएगी? इसमें पूरा पंक्ति हम लोग देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि भारत माता एकदम विवश है, व्यवस्था के बारे में बताया गया। यहां तक आपको हर एक व्याख्या में लिखना है, आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। यानी समझ लीजिए आपको व्याख्या में 4 नंबर आता है तो 2 नंबर तो आपको ऊपर में ही फिक्स हो गया। आइए आगे देखते हैं। पंक्ति का मूल भाव है कि, देखिए मूल भाव क्या बताएं अभी कि क्या बोल रहा है? स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, ये जो बोल रहा है वही लिखेंगे नीचे। तो पंक्ति का मूल भाव क्या है कि सोने जैसा फसल या फिर संपत्ति क्या है? पैरों तले कुचला जा रहा है। धरती जैसा मन है, फिर भी क्या रहा है? वह कुंठित है, क्रंदन कर रहा है, कांप रहा है। मौन, अधर मौन स्मित, क्या रहा है? इतना चीज होने के बाद भी फिर भी क्या है? स्मित है, चुप है। क्या है? चुप है और होठों पर मुस्कुराहट है। राहु ग्रसित शरदेंदु हासिनी, यानी कि जैसे क्या होता है शरद की पूर्णिमा में क्या होता है? चांद की आभा को राहु ग्रसित कर लेता है, उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है कि वो भारत जो जिसपे क्या था? मुख पर हमेशा चंद्रमा जैसा चमक होता था, शांत रहता था, अब क्या लग रहा है कि उसको राहु ग्रसित कर, यानी कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं? उसको भारत माता को गुलामी के जंजीर में जकड़ रहे हैं। वही लिखे हैं कि पंक्ति का मूल वह है कि सोने जैसी फसलें यानी कि संपत्ति विदेशियों के पैरों तले कुचला जा रहा है। विदेशी यहाँ पे कौन हो गया? विदेशी यहाँ पे हो गया अंग्रेज। कौन हो गया विदेशी? अंग्रेज। विदेशियों के पैरों तले कुचला जा रहा है। भारतवासियों का धरती जैसा मन होते हुए भी अब वह दुखी हो रहा है। भारत माता जो शरद पूर्णिमा के चांद जैसी सुंदर और शांत थी, उन्हें राहु यानी कि गुलामी के प्रतीक ने ग्रसित कर लिया था, यानी उनकी सुंदरता और शांति छीन ली गई थी। आप लोग याद रखिएगा कि ये देखिए ऐसा नहीं कि ये जो हम नीचे में जो अपना भाव लिखे वही लिखना नहीं, आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भारत में जो सोने जैसी फसलें हैं, संपत्तियां हैं, उसे अंग्रेजों के द्वारा पैरों तले कुचला जा रहा है। भारत माता का जो धरती जैसा मन है वो क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? उदास हो रहा है, क्रंदन कर रहा है, कंपित है। भारत माता के मुख पर जो चंद्रमा जैसा हमेशा चमक रहती थी, उसे अब क्या हो रहा है कि राहु ने ग्रसित कर लिया, अर्थात अंग्रेजों ने उसे गुलाम बना लिया है। आप ये भी लिख सकते हैं, बट ये ऊपर वाला जो ये लाइन है, आप लोग को ये जो लाइन है आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, यानी कि हर एक व्याख्या में ये लाइन आपको काम आएगा। चलिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये क्वेश्चन क्या है? मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने की पहल क्यों कही? क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये चैप्टर है मगम्मा। तो जो मगम्मा का बहू, पहले मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा।
क्वेश्चन क्या है, मगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने की पहल क्यों की? तो विवाद, देखिए सबसे पहले तो विवाद हुआ क्यों था? विवाद इसलिए हुआ था कि नजम्मा एक दिन अपने बेटे को मार रही थी, यानी कि मगम्मा के पोते को। तो मगम्मा ने मना किया तो नजम्मा बोलती है मेरा बेटा है, हम कुछ भी करें, इस तरह से हो सकता है। तो इसी बात को लेकर क्या था, नजम्मा और मगम्मा विवाद हो गया था। तो बोल रहा है इसको निपटाने के लिए कौन सा पहल की? तो निपटाने के लिए, अरे सॉरी, निपटाने की पहल क्यों की? क्या बोल रहा है, क्यों की? तो नजम्मा ने क्या किया, नजम्मा ने विवाद को निपटाने की पहल इसलिए किया क्योंकि मगम्मा का गांव में एक व्यक्ति था रंगप्पा, जो कि हम लंपट जुआरी, यानी बोलता है ना गांव का सबसे धूर्त आदमी, उस तरह का आदमी था। वो मगम्मा के पीछे पड़ गया था, वो मगम्मा से धन लूटना चाहता था, उसका इज्जत पे भी वो क्या बोलता है, मतलब उसका बुरा नजर था मगम्मा के ऊपर। तो इसलिए नजम्मा को जब ये सब पता चला तो नजम्मा ने क्या किया, मगम्मा से विवाद निपटाने को, यानी कि देखिए विवाद निपटाने की कोशिश की। क्या क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू नजम्मा ने विवाद निपटाने की पहल इसलिए की क्योंकि रंगप्पा मगम्मा के पीछे पड़ गया था। रंगप्पा जो था मगम्मा के पीछे पड़ गया था और मगम्मा से वो धन चाहता था। क्या चाहता था, धन। तो उसकी बहू चाहे सोची कि अगर मगम्मा से सारा धन अगर ले लिया जाएगा तो फिर उसको क्या मिलेगा, इसलिए वो विवाद का निपटारा कर लिया। अगर क्वेश्चन अगर कभी ये भी आ जाए कि विवाद का नजम्मा ने मगम्मा से विवाद का निपटारा कैसे किया, तो कैसे किया अगर पूछा तो सिंपल सा आंसर है कि नजम्मा ने क्या किया, अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज दिया, इसी से विवाद का निपटारा हो गया था। आइए एक बार इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्या क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार आदर्श समाज, क्या क्वेश्चन, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए? सबसे पहले आपको बता दीजिए, जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, किससे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। इसका लेखक कौन है बताइए आप लोग कमेंट में। तो इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन लेखक है इसका, भीमराव, एक मिनट, लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। और ये जो भीमराव अंबेडकर है इसे मानव मुक्ता के पुरोधा भी कहा गया है। क्या कहा गया है, मानव मुक्ति के, क्या कहा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा गया है। क्या कहा गया, मानव मुक्ति के पुरोधा। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, भीमराव अंबेडकर के। और इसे संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान का निर्माता। एग्जाम में आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन आता है, संविधान का निर्माता। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं आदर्श समाज किसे कहते हैं। देखिए ये जो आदर्श समाज होता है, मतलब बोलने मतलब कि बहुत ही अच्छा समाज, जिसमें क्या हो, भाईचारा हो, शांति हो, इस समाज को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श समाज कहते हैं। अब देखिए आदर्श समाज में क्या होता है, कोई भी नियम बने, चाहे वो छोटा नियम हो, बड़ा नियम हो, चाहे उसमें कुछ भी परिवर्तन हो, ये परिवर्तन क्या होता है कि इस आदर्श समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक तुरंत संचालित होता है। मतलब कोई भी परिवर्तन यहाँ किए पूरा समाज में परिवर्तन होना चाहिए, कोई भी नियम लागू किया पूरा समाज में तुरंत नियम लागू हो जाता है। इस प्रकार के समाज को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श समाज कहते हैं। आइए देखते हैं क्या बोला, मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसी भी आदर्श समाज में कहा, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, क्या बोले, कोई भी वांछित परिवर्तन, बोले मतलब कोई भी छोटा से छोटा परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके, यानी कोई भी परिवर्तन करे तुरंत समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक वो पहुंच जाए, वो संचारित हो, वैसा समाज हम लोग क्या बोलते हैं, आदर्श समाज कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्या क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थता क्या है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि सफलता और चरितार्थता क्या है? आपको हम बता दें, यह क्वेश्चन आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। कौन कौन सा कहानी से है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। किससे है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे है आपका। बताइए आप लोग, इसका लेखक कौन है? कमेंट कीजिए, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन लेखक इसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है लेखक। लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सफलता, आप लोग को पता होगा सफलता मतलब है कि किसी भी प्रकार से, बल से, बुद्धि से, किसी प्रकार से सफल होना सफलता कहलाता है। क्या बोले? बल से, बुद्धि से, या फिर किसी भी प्रकार से, कोई भी षड्यंत्र से किसी भी प्रकार सफल होना क्या कहलाता है? सफलता कहलाता है। और ये जो चरितार्थता होता है, इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपना त्याग का भाव रखता है, मित्र के प्रति त्याग रखता है, जन के प्रति त्याग रखता है, मैत्री भाव यानी कि सबसे दोस्ती रखता है। इस यानी कि त्याग रखते हुए, मित्रता करते हुए और जन कल्याण का भावना रखते हुए सफल होना चरितार्थता कहलाता है। क्या बोले? प्रेम का भाव, त्याग का भाव और जन कल्याण का भाव रखते हुए सफल होना क्या कहलाता है? चरितार्थता। और किसी प्रकार से, बल से, बुद्धि से सफल होता ना सफलता कहलाता है। बट अब उसके पास क्या, अगर प्रेम भी है, त्याग है और जन कल्याण का भाव, ये तीनों रखते हुए व्यक्ति अगर सफल होता है, उसे हम लोग चरितार्थता कहते हैं। यही अंतर है। देखिए, लेखक ने सफलता और चरितार्थता में अंतर यह बताया है कि किसी भी प्रकार से बल बुद्धि से, किसी प्रकार से बल से, बुद्धि से सफल होना, किसी प्रकार सफल होना सफलता कहलाता है। एवं प्रेम, मैत्री एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए, क्या बोले? प्रेम, मैत्री एवं जन कल्याण का भाव रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना या सफल होना चरितार्थता कहलाता है। क्या बोले? किसी प्रकार से, बल से, बुद्धि से, छल से, कपट से, किसी प्रकार से सफल होना सफलता कहलाएगा। बट जीवन में क्या होना चाहिए? प्रेम, मित्रता और जन कल्याण का भावना रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना, सफल होना चरितार्थता कहलाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्या क्वेश्चन है? लेखक ने पटना से नागरिक का क्या संबंध बताया है? क्या क्वेश्चन है? लेखक ने पटना से नागरिक का क्या संबंध बताया। ये जो नागरी है, यानी पूछने मत बोलने का क्वेश्चन है कि लेखक ने पटना से नागरी लिपि यानी कि देवनागरी लिपि का क्या संबंध बताया है। देखिए, एक नाटक था पाद तरितकम, लिखा हुआ है पाद तरितकम, एक नाटक था। इसमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। पाद तरितकम नाटक से जानकारी क्या मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि किस नाटक से पता चलता है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं? तो किस नाटक से? पाद तरितकम नाटक से। और यह असंभव नहीं, प्राचीन काल में भी आप लोग को पता होगा पाटलिपुत्र था और ये बहुत बड़ा नगर था। तो असंभव नहीं है कि प्राचीन काल में ये जो बड़ा नगर है प्राचीन पटना ही हो। सही बात है। ये असंभव भी नहीं है कि प्राचीन काल में बड़ा नगर पटना ही हो सकता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, इसका व्यक्तिगत नाम यानी होता है ना कि सबका बचपन का नाम, किसी का पर्सनल नाम, तो ये इसका व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। इसलिए गुप्तों इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। इसलिए उसके राजधानी को क्या? देवनगर, यानी कि पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। इसलिए देवनागरी की लिपि होने से, यानी कि देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। यानी कि इसमें अनुमान लगा गया है। सबसे पहले कहा गया पाल तरितकम नामक नाटक है जिसमें पता चलता है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। क्या पता चलता है? कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। और ये अनुमान लगाते हैं क्योंकि उस समय प्राचीन काल में पटना ही शायद बड़ा नगर होगा, इसी को नगर कहते होंगे। और तीसरा बात कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसका नाम देव था और उसका जो राजधानी था पाटलिपुत्र, उसको शायद देवनगर कहा जाता होगा। और वहां का लिपि होने के कारण इसको
देवनागरी नाम दिया गया होगा। यही है इसका आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? क्या क्वेश्चन है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? यानी कि ये जो पद है इसका मुख्य भाव पूछ रहा है, इसका स्पष्ट भाव क्या है? सबसे पहले बता दें कि इस पद का जो कवि है गुरु नानक है। कवि कौन है? गुरु नानक है, याद रखिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का कवि कौन है? गुरु नानक है। देखिए इसका मुख्य भाव सिंपल पता चल रहा है कि राम नाम बिनु, जो भी राम का नाम नहीं लेता है उसके बिना क्या है? बिरथे जगी जन्मा, यानी उसके बिना जगत में जीवन व्यर्थ है। देखिए इसका हम लोग देखिए, राम नाम का यहां सिंपल सा मतलब है सत्य कर्म। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? सत्य कर्म। राम नाम का मतलब इस कविता में क्या बताया गया है? सत्य कर्म। यानी कि जो भी व्यक्ति सत्य कर्म नहीं करता है उसके बिना उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। आइए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद के कवि गुरु नानक हैं। कौन है कवि? गुरु नानक। इस पंक्ति का मुख्य भाव यह है कि अगर किसी व्यक्ति में, यानी किसी व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मिथ्या, मिथ्या मतलब क्या था? झूठ आदि का वास हो, अर्थात राम का नाम नहीं लेता हो, और बोल सकते हैं या सत्य कर्म नहीं करता हो, या सत्य कर्म नहीं करता हो, उसका जीवन व्यर्थ है। देखिए एक काम जो है यहाँ पे, काम का मतलब ऐसा नहीं कि बोलेगा क्या काम नहीं करे, काम बोलेंगे मतलब गलत काम। क्रोध मतलब अधिक क्रोध, गलत चीजों मतलब कि कोई गलत मतलब कोई सही चीज है उसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोभ भी नहीं करना चाहिए, कोई चीज का मोह नहीं होना चाहिए, किसी से झूठ नहीं करना चाहिए। अगर ये सब किसी व्यक्ति में है, और यानी कि वो अगर सत्य कर्म नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति का जीवन इस धरती पर क्या है? व्यर्थ है। इसी का इसका मुख्य भाव यही है। यानी कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। देखिए क्वेश्चन में आंसर है राम नाम, यानी कि सत्य कर्म जो नहीं करेगा उसका जीवन व्यर्थ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, और ये 15 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? क्या क्वेश्चन है? नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्वदेशी चैप्टर से, किस कविता से? स्वदेशी कविता से। किससे है? स्वदेशी। इसका कवि कौन है? प्रेमघन दिया हुआ है। कवि कौन है? प्रेमघन। जो प्रेमघन जी हैं ये अपने कविता में कहते हैं कि ये जो नेता है, नेताओं को अपना सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का ज्ञान नहीं है। क्या कहते हैं कि ये जो नेता, अपना देश का नेता है, भारत देश की नेता है, उसको यहाँ का सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज ये सब का ज्ञान नहीं है। यानी कि देखिए हम लोग का सभ्यता परंपरा क्या कहता है कि हम लोग का जो कपड़ा है एक तरह से देखिए कहा जाता है धोती कुर्ता, ये सब हम लोग का पहनावा ओढ़ावा है। जो महिला लोग है, महिला लोग आप लोग देखे होंगे कि यहाँ तक ऐसे पल्लू लेके, पल्लू यहाँ तक लिए हुए साड़ी पहनती है। ये सब क्या हम लोग का परंपरा है। वही कहता है कि जिस नेता को अपने शरीर पर का कपड़ा पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, बोलने का अर्थ है कि जिस नेता को अपने शरीर पर का कपड़ा पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं है, अर्थात जिस नेता को यहाँ का सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज का भान नहीं हो, मतलब उसे पता नहीं है, वह देश के शासन का बागडोर कैसे संभाल पाएगा। यही है प्रेमघन जी की राय। नेता के बारे में क्या राय है कि जिस नेता को अपना देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, अस्मिता ये सब का भान नहीं है, एहसास नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि हमारे देश की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, यहाँ का रीति रिवाज क्या है, ये सब मालूम जिस नेता को नहीं मालूम है, वो इस देश का बागडोर कैसे संभालेगा, इस देश पर शासन कैसे करेगा, इस देश को कैसे चलाएगा। यही प्रेमघन जी की राय है। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आज का हम लोग का ये 75 डेज वाला सेशन का 15 क्वेश्चन हिंदी का पूरा हुआ। और अगर आप लोग इस क्वेश्चन का पीडीएफ यानी कि नोट्स के रूप में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग को इसका नोट्स पीडीएफ के रूप में, टेक्स्ट पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगा। आप लोग ले लीजिएगा
और ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। डेली हम लोग जो आप लोग को आपको यहाँ इस पे 75 डे में जो डेली आपको 15 क्वेश्चन हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का करवाए जा रहे हैं, वो भी आप लोग कंटिन्यू होकर कीजिएगा, तो आपके एग्जाम में जो आप लोग ड्रीम देखें क्वेश्चन नंबर लाने का, वो आपका पूरा हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखकर और इसमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और कल 14 नवंबर है, आप लोग को ही पता है, और 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे है। क्या है? चिल्ड्रन डे है। इस अवसर पर हम कल आप लोग के लिए कुछ बहुत ही खास लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में तैयारी करने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। मिलते हैं कल